नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट का टॉपिक हाइपरटेंशन। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होती है? हाइपरटेंशन मीन्स कंटिन्यूसली राइज्ड ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mm/Hg। मतलब हाइपरटेंशन क्या होता है कि कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर राइज रहता है मोर देन 140/90 mm/Hg। इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी जो होती है वो 140 से ज़्यादा रहती है और डायस्टोलिक बीपी 90 से ज़्यादा रहती है। तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। और आगे देखते हैं, द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड मिनिमम 3 और मोर टाइम एट ए रेगुलर इंटरवल। हाइपर टेंशन की कंडीशन में क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर को रेगुलर 3 या उससे ज़्यादा बार नापते हैं। हाइपर टेंशन इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर हाई बीपी। हाइपर टेंशन को हाई बीपी यानी हाई बीपी को हाइपर टेंशन बोलते हैं। इटियोलॉजी यानी इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस नो कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज फाउंड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस नो कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज फाउंड। मतलब अधिकतर केस के अंदर क्या पाया गया कि हाइपरटेंशन का कोई फिक्स कॉज नहीं पता है। हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय अनदर मेडिकल कंडीशंस। जो भी बॉडी के अंदर अनदर मेडिकल कंडीशंस होती है उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, जैसे कि रीनल फेलियर, लीवर फेलियर और अदर भी कंडीशन होती है उसके वजह से। रिस्क फैक्टर देखते हैं इसे कौन कौन सी रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन पाया जाता है। ओबिसिटी, जो ओबीस पर्सन होते हैं उनके अंदर। एज मोर देन 40, जिनकी एज 40 से ज़्यादा होती है उनमें। जो एल्कोहल कंजप्शन करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी रहती है। फैमिली स्ट्रेन, किसी को पहले से ही परिवार में किसी को हाइपरटेंशन हुआ उनमें जेंडर मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन यानी इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन। इट इज़ आल्सो नोन एज इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। इसे इडियोपैथिक हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कॉजेज अननोन है। 90 to 95 केसेस फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो 90 से 95 केसेस होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज सिम्टोमेटिक हाइपरटेंशन। इसे सिम्टोमेटिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अराउंड 5 to 10% केसेज फॉल इनटू दिस कैटेगरी। 5 से 10% केस होते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन आर एसोसिएटेड विद डिजीज सच एज रीनल डिजीज, एंडोक्राइन डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, साइकोलॉजिकल कॉजेज, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और ओसीपी यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और प्रेगनेंसी। यानी कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है कि अपने आप से नहीं होता, यह किसी भी अदर डिजीज़ के कारण से होता है। जैसे कि वो डिजीज़ कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि रीनल डिजीज़, एंडोक्राइन डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, साइकोलॉजिकल वगैरह ये सब हो सकती है। इन सभी की वजह से जो हाइपरटेंशन होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। थर्ड होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है? इफ डायस्टोलिक बीपी इज़ मोर देन 120 mm/Hg। जो डायस्टोलिक बीपी होती है यानी नीचे की तरफ लिखी जाती है, वो बीपी अगर 120 mm/Hg से ज़्यादा होती है तो इसे बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसे बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इट इज़ टर्म्ड मैलिग्नेंट बिकॉज रिजल्ट आर वेरी डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग सच इज ब्लाइंडनेस, सेरिब्रल हेमरेज। इसे मैलिग्नेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। जैसे कि ब्लाइंडनेस यानी व्यक्ति अंधा हो सकता है और सेरिब्रल हेमरेज यानी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी कॉज कर सकता है। कौन सा? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। चौथा होता है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन क्या होता है? इफ बीपी इन सिस्टेमिक वेसल्स इज हायर बियॉन्ड द लिमिट। जो सिस्टेमिक वेसल्स होती है यानी पूरी बॉडी की वेसल्स होती है, उसमें जो बीपी यदि हायर हो जाती है तो उसे बोलते हैं सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है? इफ़ बीपी इंक्रीज इन पल्मोनरी वेसल्स। यदि लंग्स के अंदर जो वेसल्स होती है उसमें बीपी इंक्रीज हो जाती है तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है यानी ये डिजीज़ किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स। क्या होता है कि ये बेसिकली किस पे काम करती है? रास मैकेनिज्म। जो फर्स्ट ईयर में अपने ने पढ़ा था एनाटॉमी में, रास मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है कि यदि ऑर्गन्स यानी जैसे कि रीनल यानी किडनी को ब्लड फ्लो कम होता है तो वो क्या करती है, रीनल
तो रेनिन एंजाइम सीक्रेट करती है, तो वो रेनिन क्या करता है, बीपी इंक्रीज करने में मदद करता है। उसी से इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। जैसे कि डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स, यानी कि किसी भी ऑर्गन में या फिर मान लो किडनी के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, तो किडनी क्या करेगी, रेनिन को सीक्रेट करेगी। यहाँ रेन नहीं रेनिन आएगा, रेनिन को सीक्रेट करेगी। रेनिन क्या करता है, जो प्लाज्मा के अंदर एंजियोटेंसिन वजन पड़ा हुआ होता है उसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देती है, और फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या करता है, एसी जो एंजाइम होता है, एसी यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये लंग्स सीक्रेट करता है। वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। सॉरी, ये शुरू में क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन करता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। तो एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को इंक्रीज करने से क्या होगा, सोडियम अब्जॉर्प्शन और वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड की वॉल्यूम भी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, बीपी भी इंक्रीज होगी। और जो सोडियम रिटेंशन होता है या रीअब्जॉर्प्शन होता है उसकी वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसकी वजह से वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और वेजो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उससे क्या होगा, पीवीआर इंक्रीज हो जाएगा, यानी पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या था, जैसे इतनी मोटी वेसल्स है, अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होकर इतनी पतली हो गई, तो इसमें क्या होगा, जो ये चारों तरफ का रेजिस्टेंस लग रहा था, पहले कम लग रहा था क्योंकि मोटी थी, अब पतली हो गई यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो इसमें वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इससे बीपी इंक्रीज हो जाती है। और ये क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ गई, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, तो इस वजह से क्या होगा, बीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, यानी कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस डिजीज़ में। कौन से में, हाइपरटेंशन में। फर्स्ट है इंसोम्निया, यानी अनिद्रा, नींद नहीं आएगी। अब बेसिकली सीधी सी बात है, जब हाइपरटेंशन यानी बीपी ब्लड का फ्लो इंक्रीज रहता है तो क्या होता है कि एक्साइटमेंट रहता है, और उस वजह से क्या होता है, नींद नहीं आती है। लॉस ऑफ मेमोरी, जो ब्रेन की फंक्शंस होती है उसमें भी डैमेज हो जाता है, और लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है। चेंज इन विजन, यानी जो दिखाई देता है वो धुंधला दिखाई देने लगता है, ब्लड विजन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी सांस लेने में यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है। ड्राउजीनेस देखने को मिलता है। डिजीनेस यानी चक्कर आते हैं, और हेड एक यानी सिर दर्द रहता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एक जगह पे व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, यानी स्टडी वगैरह वो भी नहीं कर पाता है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी डिजीज़ फर्दर किस में कंटिन्यू हो सकती है या किस डिजीज़ को लीड कर सकती है। ब्रेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जो ब्रेन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वो कौन कौन से हैं। हाइपरटेंशन से क्या हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, ऊपर देखा था हमने अभी, उसमें क्या होता है कि सेरिब्रल यानी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। सब अरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है, जो ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर, ये तीन मेनिंजीज होती हैं ब्रेन की, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। तो ये क्या होता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में, ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसके अंदर क्या हो सकता है, हेमरेज यानी ब्लीडिंग हो सकती है। और हाइपरटेंशन एनसेफेलोपैथी, यानी कि जो हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन में डिजीज होती है उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन एनसेफेलोपैथी। ये सभी भी इसकी वजह से हो सकते हैं। आगे देखते हैं कार्डियक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, यानी हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हो सकता है एमआई हो सकता है, हाइपरटेंशन से एमआई भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या करता है कि मायोकार्डियम को बहुत ज़्यादा फोर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, उस वजह से उसकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है। और हाइपरटेंशन की वजह से कई बार क्या होता है कि एंडोथेलियल वेसल्स होती है, जो ब्लड की वेसल्स की एंडोथेलियल लेयर होती है उसमें इंजरी हो जाती है, और इंजरी होने की वजह से क्या होता है, वहाँ प्लेटलेट एग्रीगेट होती है, और क्लॉट बनने की वजह से भी वहाँ पे एमआई हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर क्यों होता है, क्योंकि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और वो फेल भी हो सकता है। मायोकार्डियल इस्चीमिया भी हो सकता है, यानी मायोकार्डियम की लेयर को क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती इस कंडीशन में। आई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, आई से रिलेटेड कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो लेक ऑफ विजन, अभी हमने देखा था ब्लड विजन हो रहा था उसमें हाइपरटेंशन की वजह से, तो लेक ऑफ विजन यानी मतलब दिखाई नहीं देना, ये भी हो सकता है। ब्लाइंडनेस हो सकती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है,
इसमें क्या होता है कि आर्टरी नैरो हो जाती है और इससे भी विजन में इफेक्ट होता है। ब्लाइंडनेस यानी अंधा हो सकता है। डी अटैचमेंट ऑफ रेटिना, रेटिना डी अटैच हो सकती है यानी अलग हो सकती है। अब रीनल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन यानी किडनी से रिलेटेड कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है। पोलीयूरिया हो सकता है, यानी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि किडनी के पास ज़्यादा ब्लड आएगा, किडनी के पास ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा फिल्टर करेगी, तो उस वजह से क्या हो सकता है, वो क्या करेगी, ब्लैडर के अंदर ज़्यादा यूरिन इकट्ठा करेगी, ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन करेंगी, उस वजह से क्या हो सकता है, पोलीयूरिया कंडीशन हो सकती है। और क्या हो सकता है, नोक्चूरिया हो सकता है। नोक्चूरिया यानी रात के समय ज़्यादा यूरिन पास आउट करना। और हीमेटोयूरिया यानी यूरिन के अंदर ब्लड आना। ये सभी कंडीशंस अराइज हो सकती है हाइपरटेंशन की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, मतलब इस डिजीज़ का हम कैसे पता कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखते हैं इसके। फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन। नर्स का फर्स्ट काम यही होता है कि पेशेंट कोई भी हो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन यानी हेड टू टोस का एग्जामिनेशन करना होता है। थर्ड है उसका ईसीजी करते हैं। ईसीजी क्या होता है कि कार्डियक रिलेटेड कोई तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सभी जांच करने के लिए, या फिर क्या क्या उसमें कंडीशंस हो सकती है, ये सभी चीज़ों को पता करने के लिए ईसीजी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, एसटी सेगमेंट होता है वो डिप्रेस मिलता है, और टी वेव इन्वर्स यानी उल्टी मिलती है। जो ये टी वेव होती है, ये टी वेव होती है इस तरीके से उल्टी मिलती है यानी इन्वर्स मिलती है। और इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं हम। इकोकार्डियोग्राफी से क्या हो सकता है, हेड का शेप, साइज, ये सब पता कर सकते हैं। इसमें क्या करता होता है कि इट इन दिस सीन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा साइज में बड़ा मिलता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल साइज में बड़ा क्यों मिलता है, जैसे ये हेड है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन से, ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इस वजह से क्या हो सकती है, इसकी मसल्स थोड़ी लार्ज हो सकती है और हाइपरट्रोफी देखने को मिल सकती है। एक्सरे कर सकते हैं चेस्ट का, उससे भी हार्ट की शेप में पता किया जा सकता है, हार्ट की शेप का। यूरिन टेस्ट कर सकते हैं ताकि वो हीमेटोयूरिया, पोलीयूरिया, इन सभी का पता कर सकें। और भी कंडीशंस हो तो उसका भी पता किया जा सके। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में हाइपरनेट्रीमिया यानी सोडियम का लेवल ज़्यादा होना, इस कंडीशन में भी क्या होता है कि हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। हाइपोकेलेमिया, ये सभी हम चेक करेंगे। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, यानी इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं इसका। पहले मेडिकल मैनेजमेंट में यानी हम कौन कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इसका डायबिटिक। डायबिटिक्स क्या करती है कि जो यूरिन का आउटफ्लो होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो इंक्रीज कर देती है। और यूरिन आउटपुट जो इंक्रीज होता है तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज। और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि बीपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, हाइपरटेंशन में रिलीफ मिलता है। फिर से देखिए, डायलिसिस क्या करती है, यूरिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देती है और उससे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज होने से ब्लड वॉल्यूम कम होती है और बीपी पी डाउन हो जाती है। एग्जाम्पल ब्रूसेमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है, जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। और जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करने से क्या होता है कि एड्रेनलिन पे आके बाइंड नहीं होता है और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को डाउन कर देता है। इससे क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, यानी वेसल्स डायलेट हो जाती है और हाइपरटेंशन में रिलीफ मिलता है। जैसे कि कौन कौन सी, एटिनोलोल, टिमोलोल, लेबेटालोल, ये सभी बीटा ब्लॉकर्स है। सीसीबी यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये क्या करती है, ये भी वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है। जैसे निफेडिपिन, आम्लोडिपिन, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। ये वेसल्स को डायलेट करने के साथ साथ क्या करती है कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। इससे मायोकार्डियम भी थोड़ा धीमे कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई यानी वो और सब ऑक्सीजन सप्लाई भी थोड़ा कम हो जाती है। वो मतलब वो क्या करती है, थोड़ा धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी रिलीफ मिलता है। वेसल्स को डायलेट करती है मेनली। वेसो डायलेटर क्या होती है, वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है ये मेडिकेशंस, वेसो डायलेटर। जैसे कि हाइड्रोलाइजिन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, एनटीजी, ये सभी वेजो डायलेटर होती है। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे कि लोसार्टन, ये मेडिकेशंस क्या करती है, जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है उसे
ब्लॉक कर देती है उसके सिक्रेशन को। उससे क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होता है और उससे सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से क्या होता है बीपी में इंक्रीज नहीं हो पाती है। आगे देखते हैं, नॉर्मली ट्रिपल थेरेपी इज नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन इफ इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग मोनोथेरेपी, यानी सिंगल ड्रग। नॉर्मली क्या होता है कि जो सिंगल मोनोथेरेपी से अगर ट्रीट नहीं हो रही कंडीशन तो हम ट्रिपल थेरेपी देते हैं, मतलब 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो वो कौन कौन सी 3 ड्रग्स होती है? डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर और सीसीबी। यानी डायूरेटिक्स से यूरिन का फ्लो कर देती है और ब्लड की वॉल्यूम को डिक्रीज करती है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के मतलब जो इफेक्ट होता है उसको थोड़ा ब्लॉक कर देती है वेसल्स में। और सीसीबी क्या करती है? वेसल्स को डायलेट करती है। तीनों का इफेक्ट क्या आता है? तीनों का इफेक्ट ये आता है कि इन तीनों की वजह से क्या होता है? बीपी डिक्रीज हो जाती है। नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं आगे। इसका मतलब एक नर्स का क्या रोल होता है हाइपरटेंशन की कंडीशन में? असेस द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना होता है। वाइटल साइन चेक करने होते हैं। कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट करना होता है। आइडेंटिफाई द डिजीज रिस्क फैक्टर एंड कॉम्प्लिकेशन, डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर होते हैं ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये सभी इनको आइडेंटिफाई करना होता है ताकि उनको छोड़ने के लिए पेशेंट को बोले। और यदि उससे कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसके सिम्टम्स को भी नोट करना होता है। प्रोवाइड पीसफुल एनवायरनमेंट, उसको स्ट्रेस ना हो इस वजह से क्या करना है? इस पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। एक्सप्लेन अबाउट मेडिकेशन, मेडिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है ताकि उसके मन में कोई डाउट ना हो। मॉनिटर वाइटल साइन, असेस करने के बाद मॉनिटर करना है, मतलब उसे रेगुलर टाइमली चेक करते रहना है। गिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स टू द पेशेंट, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जैसे कि उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। नर्स शुड मॉनिटर बीपी एटलीस्ट 3 टाइम पर डे, एटलीस्ट 3 टाइम पर डे, मतलब नर्स को क्या करना होता है बीपी को एटलीस्ट 3 टाइम पर डे, यानी 3 बार कम से कम एक दिन में मॉनिटर करना होता है बीपी को। नर्स शुड बी अवेयर ऑफ साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स, तो ड्रग्स होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के प्रति नर्स को जागरूक यानी अवेयर रहना होता है, उसे जल्दी से पता करना होता है। द डाइट ऑफ द पेशेंट शुड कंटेन लो सोडियम एंड साल्ट, जो सोडियम और साल्ट है, साल्ट में भी सोडियम होता है, साल्ट या सोडियम की लो डाइट देनी है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? हाइपरटेंशन की कंडीशन खोज करता है। अभी हमने ऊपर देखा था हाइपरनेट्रीमिया की वजह से क्या हो रहा था? बीपी इंक्रीज हो रही थी। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड फॉलोइंग सब्सटेंसेस लाइक बटर मिल्क, चीज़, टोमेटो जूस, मीट, पिकल्स, इन सभी को अवॉइड करना है। पिकल्स में क्या आता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम आता है, इस वजह से इसे अवॉइड करना है। नर्स शुड एडवाइज द पेशेंट लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, पेशेंट को क्या करना है? लो फैट और कोलेस्ट्रॉल डाइट रखनी है ताकि कार्डियक कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो सके। नर्स शुड एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड फ्राइड फूड, फास्ट फूड, टी, कॉफ़ी, इन सभी को अवॉइड करना, क्योंकि ये क्या करती है? कैफीन आता है इनमें, ये बीपी इंक्रीज करने का काम करता है। और ये फास्ट फूड, इनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक या सॉल्ट आता है, इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, ये हाइपरटेंशन खोज कर सकता है। एडवाइस योगा, मेडिटेशन, इन सभी के बारे में एडवाइस करना है पेशेंट को। एनकरेज पेशेंट फॉर मॉर्निंग वॉक के लिए इनकरेज करना है। एडवाइस द पेशेंट फॉर प्रॉपर रेस्ट, यानी प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए बोलना है। नर्स शुड प्रोवाइड नॉलेज फॉर फॉलोइंग टॉपिक्स, पेशेंट को फॉलोइंग टॉपिक्स के बारे में, मतलब नीचे दिए गए टॉपिक्स के बारे में पेशेंट को समझाना हो। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? ड्रग थेरेपी एंड ड्रग्स के बारे में, कॉस्ट ऑफ थेरेपी की कॉस्ट यानी उसके खर्चे के बारे में, मल्टीपल चेंजेज इन लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी चेंजेस करने हैं, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज, और सभी जो भी सोडियम लो डाइट, इन सभी के बारे में चेंजेस करने हैं वो सभी समझाने हैं। बीपी मेजरमेंट, बीपी मेजर करने मतलब एट होम, बीपी मेजरमेंट एट होम मतलब घर पर बीपी नापने का तरीका। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, पोलिंग विजिट्स, यानी बार बार पोलिंग विजिट्स और एक्सरसाइज करने के महत्व, इम्पोर्टेंस। मेंटेन डेली बीपी रीडिंग, डेली बीपी की रीडिंग मेंटेन रखनी है, यानी इंक्रीज हो रही हो तो तुरंत फॉलोअप यानी हॉस्पिटल जाना है। एडवाइस फॉर रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करने के लिए बोलना। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिजीज़ फॉर अर्ली ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलना है ताकि ये शुरुआती स्टेज में ही क्लियर किया जा सके या ट्रीट किया जा सके। थैंक यू।